हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि एसिड्स किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में डिसॉल्व करने पर ये हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं और ये हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। कोई सब्सटेंस एसिड की तरह कब बिहेव करता है, सिर्फ मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही बिहेव करता है, क्योंकि तब मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही वो डिसोसिएट हो पाता है अपने आयंस में। ऐसे कोई बेस की तरह कब बिहेव करता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, क्योंकि मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो पाता है। किसी सब्सटेंस की एसिडिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसके हाइड्रोजन आयंस की प्रोडक्शन की कैपेसिटी पर। वो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है उतना ज़्यादा वो एसिडिक है। ऐसे कोई बेस उतना ज़्यादा बेसिक है जितना ज़्यादा वो हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टीज़ किसकी वजह से हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस की के नंबर की वजह से। और हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसा एसिड है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में डिजोल्व करने पर अपने आयंस में और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। और वीक एसिड उसे कहते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस एक ऐसा सब्सटेंस जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है पानी में घोलने पर और वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है। और वीक बेस जस्ट इसका अपोजिट कि पानी में डिसॉल्व करने पर वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, जिसकी वजह से वो एक कम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इंडिकेटर्स के बारे में, जो कि ऐसे सब्सटेंसेस थे जो हमें बताते थे कलर चेंज या ऑर्डर चेंज की हेल्प से हमें बताते थे कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जैसे लिटमस, हमें पता है कोई एसिडिक सॉल्यूशन होगी तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगी, बेसिक सॉल्यूशन होगी तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगी। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि कोई एसिड, कोई गिवन सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएं कि वो एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। हमें जो सॉल्यूशन दी है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या दो अगर हमें एसिड्स गिवन है इसमें से कौन सा किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पता लगाने के लिए हमने बनाया है एक और इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या है, ये भी मिक्सचर है, बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे डाइज को मिलाकर हमने ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया है। और इसमें ख़ास बात क्या है कि हमारी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पर ये अलग अलग कलर्स हमें देता है। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास ऐसी है जिसमें हाइड्रोजन आयंस कम प्रेजेंट है ना, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और दूसरी सॉल्यूशन हमारे पास ऐसी है जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। तो क्या होगा, अगर हम ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन को इसमें डालेंगे तो हमें कुछ अलग कलर मिलेगा, इसमें डालेंगे तो हमें कुछ वो अलग कलर निकाल कर देगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उसके बेसिस पर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ में डिफरेंट कलर्स देता है। और उस कलर को फिर एक गिवन कलर चार्ट के साथ में मैच करके हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारी गिवन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, या वो न्यूट्रल है। ठीक है, और इसी बेसिस पर हमने क्या दिया हुआ है इस कलर चार्ट में, नंबर्स के साथ में, कलर्स के साथ में हमने कुछ नंबर्स प्रोवाइड किए हुए हैं 0 1 2 4 से लेकर 14 तक के नंबर्स। तो ये जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं पीएच। ये सॉल्यूशन का क्या इंडिकेट कर रहे हैं, पीएच इंडिकेट कर रहे हैं। पीएच क्या है, पीएच जस्ट एक नंबर है जो हमें ये बता रहा है कि हमारी सॉल्यूशन कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है। कैसे, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो हम कहते हैं कि हमारी सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ठीक है, अगर हम किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम है तो जितना कम है, जितना 7 से छोटा नंबर होगा हम कहेंगे हमारी सॉल्यूशन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक सॉल्यूशन जिसका पीएच 3 है और एक सॉल्यूशन जिसका पीएच 1 है,
तो हम क्या बोलेंगे कि ये 1 वाली जो है इसकी स्ट्रेंथ 3 वाली से ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो 3 वाली इसके कंपैरिजन में वीक एसिड है। ऐसे ही ये पीएच नंबर जितना बड़ा होगा इसका मतलब हमारी सॉल्यूशन 7 से जितना आगे होगा इसका मतलब हमारी सॉल्यूशन उतनी ही बेसिक है। तो अगर पीएच 14 है इसका मतलब हमारी सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस है, और पीएच अगर 8, 9, 10 ऐसा कुछ है तो इसका मतलब 14 वाले के कंपैरिजन में हमारी जो सॉल्यूशन है वो एक वीक बेस है। तो पीएच ये वर्ड बना कैसे है, इसका मतलब है पोटेंस हाइड्रोजन। पोटेंस जो है एक जर्मन का वर्ड है, और ये बता क्या रहा है कि हमारी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें मज़े की बात क्या है कि ये जो पीएच है ये एक ऐसा नंबर है जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा होंगे सॉल्यूशन में ये पीएच उतना ही छोटा नंबर होगा, ये हाइड्रोजन आयन जितने कम होंगे सॉल्यूशन में तो पीएच उतना ही बड़ा नंबर होगा। तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन स्ट्रांगली एसिडिक होगी, तो जितनी ज़्यादा वो एसिडिक होगी उतना पीएच छोटा नंबर होगा, और जितनी ज़्यादा वो कम एसिडिक यानी बेसिक होगी पीएच उतना ही बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमने एक स्केल बनाया है पीएच स्केल जो मेज़र करता है कि हमारी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है। और ये जो स्केल है ये जनरली हमें 0 से 14 तक के नंबर्स प्रोवाइड करता है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 0 है इसका मतलब हमारी सॉल्यूशन बहुत एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 14 है तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी पीएच नंबर उतना ही छोटा होगा। तो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया, उसको किसी सॉल्यूशन में हमने मिक्स किया तो क्या होगा, उसका कुछ कलर चेंज होगा, कलर चेंज हो जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का हमारे। तो ये जो कलर चेंज होकर अब नया कलर आया है उसको हम कंपेयर करते हैं जो गिवन कलर चार्ट है, साथ में कलर चार्ट हमें गिवन होगा उसके कलर्स के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो सपोज ये जो कलर हमारा बनकर आया है ये इस तरह का कलर बनकर आया, तो यहाँ कलर चार्ट में हमें ऊपर नंबर्स प्रोवाइडेड है, ये क्या है, ये पीएच स्केल है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि क्योंकि ये जो ग्रीन कलर की सॉल्यूशन हमारी बनकर आई इसके ऊपर 7 नंबर लिखा है, यानी हमारी जो गिवन सॉल्यूशन थी उसका पीएच 7 है। और पीएच 7 होने का मतलब क्या है कि हमारी सॉल्यूशन ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, ये सॉल्यूशन एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, सपोज कीजिए हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को मिलाया किसी सॉल्यूशन में और कलर जो है वो आया रेड की तरफ आया, इस तरह का कलर आया। तो अब हमने इसे कलर चार्ट से कंपेयर किया तो हमें क्या दिखाई दिया कि 0 नंबर के साथ ही कलर कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, यानी हमारी सॉल्यूशन का पीएच 0 है। पीएच 0 को होने का मतलब है कि हमारी सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमें दिया था। अगर कलर येलो की तरफ को आया होता 4, 5, 6 ऐसा कुछ आया होता तो हम कहते हैं हमारी जो सॉल्यूशन है वो कैसी है, वो एक वीक एसिड है। ठीक है, 0, 1, 2, 3 आ रहा है अगर तो वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। 4, 5, 6 आ रही है तो वीक एसिड है। 7 आ रहा है हमारा पीएच नंबर तो इसका मतलब हमारी सॉल्यूशन न्यूट्रल है। इसी तरह से 7 से बड़ा जितना नंबर होता जाएगा तो ये हमें बताएगा कि हमारी सॉल्यूशन कितनी बेसिक है। तो 12, 13, 14 अगर इस तरह के कुछ नंबर्स हमें मिलते हैं, यानी इस तरह के कलर्स हमें मिलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ मिक्स करने पर, तो इसका मतलब हमारी सॉल्यूशन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर 8, 9, 10, 11 इस तरह के नंबर्स मिलते हैं तो इसका मतलब हमारी सॉल्यूशन एक वीक बेस है। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है। 7 से कम अगर वैल्यू है इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है, 7 से ज़्यादा वैल्यू है तो इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन है। तो 7 से जितना कम नंबर होता जा रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस का नंबर उतना ही बढ़ता चला जा रहा है, और 7 से बड़ा जितना नंबर होता जा रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस का नंबर कम होता जा रहा है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयंस का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो 7 से 14 की तरफ हम जब जा रहे हैं इसका मतलब सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस का नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है। तो ये पीएच जो है इसकी हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनमें स्पेशल बात क्या है कि वो एक
पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच में ही सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे हमारे चारों तरफ हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसमें उसका कुछ पर्टिकुलर पीएच है, ठीक है। अगर इस पीएच को चेंज कर दिया जाए, सपोज कीजिए यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत एसिडिक हो जाए या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए, तो क्या होगा, हम उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। या कोई पॉन्ड है, पॉन्ड में फ़िश है, तो वो फ़िश तब तक सर्वाइव कर पाएंगी जब तक पॉन्ड वाटर का जो पीएच है वो किसके बीच में, 7 से 7.8 के बीच में है ना। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है तो चल जाता है, लेकिन सपोज़ हमने किसी फैक्ट्री से यहाँ पर केमिकल्स इस पॉन्ड में डंप कर दिए, और इन केमिकल्स ने क्या किया, इस पॉन्ड के पीएच को चेंज कर दिया, या तो इसको एसिडिक कर दिया, ज़्यादा एसिडिक कर दिया, या इसको ज़्यादा बेसिक कर दिया, तो क्या होगा, ये जो फिश होंगी इनकी डेथ हो जाएगी, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। हमारी बॉडी का जो पीएच है वो नॉर्मल पीएच क्या है, 7 से लेकर 7.8, यानी स्लाइटली बेसिक की तरफ ही है, न्यूट्रल से स्लाइटली बेसिक। इसी रेंज में हमारी बॉडी की सारी रिएक्शन सही से होती हैं, हमारी बॉडी ठीक से काम कर पाती है। अगर पीएच चेंज हो जाएगा तो हमारी बॉडी में रिएक्शन सही से नहीं हो पाएंगी, हमारे सेल्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। प्लांट्स को भी एक सॉइल का पर्टिकुलर पीएच चाहिए ग्रो करने के लिए। डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ वाली सॉइल चाहिए होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो स्लाइटली एसिडिक सॉइल में अच्छा ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो स्लाइटली बेसिक सॉइल में अच्छा ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो न्यूट्रल सॉइल में अच्छा ग्रो करते हैं। लेकिन अगर उस जो प्लांट को पर्टिकुलर पीएच की रेंज चाहिए, उससे अगर पीएच ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो हमारा प्लांट उस सॉइल में ग्रो नहीं कर पाएगा। सपोज़ कीजिए हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई। एसिडिक कैसे हो सकती है, या तो हमने कुछ उसमें ऐसी चीज़ें ऐड की हैं जिससे वो एसिडिक हो गई, बहुत ज़्यादा हमने कंपोस्ट है, बहुत ज़्यादा सड़ी गली चीज़ें पड़ रही हैं, ज़्यादा ही कंपोस्टिंग हो गई उसमें, तो हमारी सॉइल एसिडिक हो गई। या फिर एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन यानी हमारे एटमॉस्फेयर में हमें पता है जब पोल्यूशन की वजह से NO2 गैस, SO2 गैस और CO2 तो प्रेजेंट है ही, ये गैसेस जो हैं SO2, SO3, NO2, NO3, ये सारी गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में जब मिल जाती हैं तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो रेन वाटर जब ऊपर से नीचे आ रहा है, गिर रहा है, तो वो इनके साथ में रिएक्ट करता है और इनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो डिज़ोल्व करके वो क्या बनाता है, एसिड्स फॉर्म करता है, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये एसिड्स फॉर्म होते हैं। तो जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा एनवायरनमेंट में, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड रेन वाटर में प्रेजेंट होंगे। तो रेन वाटर जब ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं एसिड रेन। वो एसिड रेन जब ऊपर से नीचे गिरती है और सॉइल में जाकर मिलती है तो सॉइल में एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है और हमारी सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। अब ज़्यादा एसिडिक सॉइल में तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम कुछ बेसिक कंपाउंड्स को उस सॉइल में ऐड करते हैं ताकि वो हमारे सॉइल में जो एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर दें और हमारी सॉइल फिर से पहले जैसी हो जाए, फिर से न्यूट्रल हो जाए। बेसिक कंपाउंड्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक बेसिक सॉल्ट है, इसको हम सॉइल में ऐड करते हैं तो ये सॉइल में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। या हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है, कुछ हमने ऐसे फर्टिलाइजर्स ऐड किए हैं या किसी और वजह से ज़्यादा बेसिक हो गई है, तो हम क्या करेंगे, कंपोस्ट उस सॉइल में ऐड करेंगे। कंपोस्ट यानी सड़ी गली पत्तियाँ, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है सड़ा गला, वो कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है। तो उसमें अगर हम कंपोस्ट ऐड कर देंगे तो वो उसका नेचर क्योंकि एसिडिक है तो वो क्या करेगा, सॉइल में जो बेस प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारी सॉइल फिर से न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात आती है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच में। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था जब हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि स्टमक हमारा प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस, जिस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम तो होता ही है और साथ ही साथ उसमें होता है HCl और म्यूकस, ठीक है। और ये जो HCl है ये हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में, क्योंकि इसी के प्रेजेंस में जो एंजाइम है, पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो पाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम कुछ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या उल्टा सीधा खा लेते हैं, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टमक ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस करता है। जब इतना ज़्यादा एसिड वो प्रोड्यूस करता है तो वो एसिड हमारे स्टमक की वॉल को इरिटेट करना शुरू कर देता है। तो उसी को हम बोलते हैं कि क्या हो रही है, हमें एसिडिटी हो रही है।
एसिडिटी यानी एसिड का प्रोडक्शन हमारे स्टमक में ज़्यादा हो रहा है, तो इससे तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, पेट में दर्द होता है, इरिटेशन होती है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब हमें पता है एसिड ज़्यादा बना है, तो इसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? कोई बेस यूज़ करके। लेकिन हर बेस तो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि बेस जो है वो भी कोरोसिव होते हैं नेचर में। तो हमें कैसा बेस चाहिए? माइल्ड बेस चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस हम कंज्यूम कर लेंगे तो वो तो हमारे टिश्यूज़ को डैमेज कर देगा। तो हम कोई माइल्ड बेस ऐसे में यूज़ करते हैं, उसको अगर हम खा लेते हैं तो हमारे स्टमक में जाता है और जाकर स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स, और इन एंटासिड्स, एक्चुअली ये एंटासिड्स होते क्या हैं? ये माइल्ड बेसिस होते हैं, माइल्ड बेस होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम इसको बोलते हैं। ये आपको पता है, जो डाइजीन इस तरह की जो भी सिरप्स आती हैं या टैबलेट्स आती हैं उनमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक माइल्ड बेस है, तो ये हमारी बॉडी में जाता है और जाकर HCl के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और हमारे घर में भी एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? ये NaHCO3, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा जो आपकी मम्मी खाने में डालती होंगी ताकि जो खाना है, जैसे केक में डालते हैं ताकि जो केक है वो फ्लफ़ी हो जाए। तो ये जो बेकिंग सोडा है ये भी एक बेसिक सॉल्ट होता है, इसकी नेचर भी बेसिक है। तो इसको भी अगर हम खाते हैं तो उससे भी एसिडिटी में हमें फ़ायदा होता है। जैसे इनो आता है, इनो क्या है? इनो में ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा ही पड़ा होता है। तो जब हमें एसिडिटी होती है हम इनो खाते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट स्टमक में जाता है, जाकर HCl के साथ में रिएक्ट करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें आराम मिल जाता है। और अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो टूथ डिके, दांत जो हमारे ख़राब हो जाते हैं, दांतों में कैविटीज़ हो जाती हैं, कैविटीज़ जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डेंटल केरीज बोलते हैं, डेंटल केरीज। ये कैसे हो जाती हैं? तो आपको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, हमारा जो टूथ होता है उसमें सबसे बाहर तो एक बहुत हार्ड लेयर है जिसको हम बोलते हैं इनेमल। ठीक है, किसकी बनी है? ये कैल्शियम फॉस्फेट की ये बनी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट इस लेयर में एक स्पेशल क्रिस्टल्स की फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंज होता है, यानी कैल्शियम फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, और उसको हम बोलते हैं फिर कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट इस कंपाउंड का बना हुआ है हमारा ये इनेमल। ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसके बाद एक कंपैरेटिवली सॉफ्ट लेयर होती कैल्शियम फॉस्फेट की है भी, जिसको हम बोलते हैं डेंटिन, और यहाँ पर बीच में प्रेजेंट होती है हमारी पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स और नर्व्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है, जब हम कोई खाना खा रहे हैं तो वो खाना जो है वो टीथ के बीच में यहाँ पर फंसा रह जाता है, कई बार हम जैसे खाना खाया, हमने माउथ रिंस नहीं किया या हम ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो ये जब खाना फंसा रह जाता है तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया इस फूड पर एक्ट करते हैं, ठीक है, इसको कंज्यूम करते हैं और उस प्रोसेस में वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो एसिड्स अब हमारे माउथ में बन जाते हैं, ये इस कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में रिएक्ट करके इस इनेमल को डिज़ोल्व करना शुरू कर देते हैं। इनेमल डिज़ोल्व हो जाता है तो क्या हो जाता है? हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है। ठीक है, जब ये कैविटी बड़े होते ये हमारी पल्प कैविटी तक पहुंचती है, तब हमें कहीं जाकर पेन फील होता है, क्योंकि नर्व्स कहाँ प्रेजेंट हैं? ये पल्प कैविटी में प्रेजेंट है। उससे पहले हमें पेन भी फील नहीं होता, तो हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे दांतों में कैविटी हो गई है। तो इससे अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यूज़ करने चाहिए टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, उसमें माइल्ड बेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम दांतों को पेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट से साफ करते हैं, तो क्या होता है? जो टूथपेस्ट में बेस प्रेजेंट है वो माउथ में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उससे हमारे दांत जो हैं वो डिके होने से बच जाते हैं। ठीक है, तो माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं? एसिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी फूड पार्टिकल्स या शुगर हमारे दांतों के बीच में फंसा रह गया है उनको कंज्यूम करके, तो ये एसिड कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में रिएक्ट करके हमारे इनेमल को डिज़ोल्व कर रहा है। इससे अगर हमें बचना है तो हमें
क्या यूज़ करना चाहिए? बेसिक टूथपेस्ट यूज़ करने चाहिए ताकि टूथपेस्ट में जो बेस प्रेजेंट है वो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर दे। माउथ का पीएच 5.5 से जब कम हो जाता है तब ये टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। और हम अपने आसपास कहाँ देखते हैं कि ये पीएच का कहाँ पर यूज़ है? तो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स अपने डिफेंस के लिए भी एसिड्स को या बेसिस को यूज़ करते हैं। कैसे? हनी बी जो होती है वो जब हमें काटती है तो क्या करती है, वो हमारी स्किन में एक एसिड जो है वो इंजेक्ट कर देती है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड या मीथेनॉइक एसिड। फॉर्मिक एसिड या मीथेनॉइक एसिड, इसके बारे में भी हम कब पढ़ेंगे? जब हम कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। तो ये जो फॉर्मिक एसिड या मीथेनॉइक एसिड है, जब ये हमारी स्किन में इंजेक्ट होता है तो हमारे टिश्यूज़ को ये डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है और इरिटेशन होता है। अगर हमें इसको न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या करना चाहिए? स्किन पर हमारे एक माइल्ड बेस लगा लेना चाहिए, जैसे कि बेकिंग सोडा, जिसकी हमने अभी पीछे बात की थी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या करेगा? इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। पढ़ा है ना हमने, बेस प्लस एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बन जाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो एसिड है न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें राहत मिलेगी। बी स्टिंग में तो प्रेजेंट होता है फॉर्मिक या मिथेनॉइक एसिड, लेकिन जो वास्प होता है, ततैया, वास्प के स्टिंग में प्रेजेंट होता है बेसिस का मिक्सचर। एक पर्टिकुलर बेस नहीं होता, बहुत सारे बेसिस का मिक्सचर प्रेजेंट होता है। तो जब हमें ततैया काट लेता है तो बेसिस की वजह से हमारी काटी हुई जगह पर पेन होता है और इरिटेशन होता है। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर से और बेस लगा लेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वास्प के काटने पर हमें क्या यूज़ करना चाहिए? कोई माइल्ड एसिड, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो प्रेजेंट है विनेगर में, विनेगर सिरका जो हम घर में यूज़ करते हैं, उसे हम लगा सकते हैं उस एरिया पर, जिससे ये एसिड जो है वो इन बेसिस को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें आराम मिलेगा। ऐसे ही अगर हम प्लांट्स के केस में देखें तो नेटल नाम का एक प्लांट है जिसकी लीव्स पर कांटे होते हैं, और वो जो कांटे हैं जब हमारी स्किन में चुभते हैं तो हमारी स्किन में मिथेनॉइक एसिड, ये ऊपर वाला जो बी स्टिंग में होता है, ये इंजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है और इरिटेशन होती है। लेकिन जहाँ पर ये नेटल प्लांट प्रेजेंट होता है उसी के आसपास के एरिया में एक और प्लांट मिलता है जिसे हम डॉग प्लांट कहते हैं, और इसमें स्पेशल बात क्या है कि इसकी लीव्स में माइल्ड बेस प्रेजेंट होता है। तो इसके लीव्स को अगर पीस कर हम तुरंत जहाँ पर हमें ये नेटल का कांटा चुभा था उस जगह पर लगा लेते हैं तो उससे हमें रिलीफ मिल सकता है। क्यों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से। तो डॉग प्लांट में जो बेस प्रेजेंट है वो मिथेनॉइक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमें आराम मिलेगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हमें कह रहे हैं आपको दो सॉल्यूशंस गिवन है, ए और बी। ए का पीएच है 6 और बी सॉल्यूशन का पीएच है 8। इनमें से किस सॉल्यूशन में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होंगे? तो हमें क्या पता है, किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 है तो वो होती है न्यूट्रल। पीएच जितना बढ़ता जाएगा, 14 की तरफ जाता जाएगा, उतनी हमारी सॉल्यूशन बेसिक होती जाएगी, और पीएच जितना कम होता जाएगा, 0 की तरफ जाता जाएगा, इसका मतलब हमारी सॉल्यूशन उतनी ही एसिडिक है। ठीक है, तो एक छोटा नंबर हमें बता रहा है कि हमारी सॉल्यूशन एसिडिक है, और 7 से बड़ा नंबर हमें बता रहा है हमारी सॉल्यूशन बेसिक है। और हमें ये भी पता है कि एसिडिक सॉल्यूशन यानी मोर हाइड्रोजन आयंस, बेसिक सॉल्यूशन यानी लेस हाइड्रोजन आयंस, मोर हाइड्रोक्साइड आयंस। तो क्योंकि A का pH 6 है जो कि 7 से कम है, यानी A सॉल्यूशन एसिडिक है, तो इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन A हैज़ मोर हाइड्रोजन आयंस। सॉल्यूशन 8 में कम, दूसरी सॉल्यूशन B जिसका pH 8 है उसमें हाइड्रोजन आयंस कम होंगे। विच ऑफ दिस इज एसिडिक, विच वन इज बेसिक? तो हमें दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन A इज एसिडिक, सॉल्यूशन B इज बेसिक, क्योंकि A का pH 7 से कम है और B का pH 7 से ज़्यादा है। What effect does the concentration of hydrogen ions have on the nature of solution? हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारी सॉल्यूशन एसिडिक होगी। तो मोर हाइड्रोजन आयंस का मतलब क्या है कि हमारी सॉल्यूशन इज मोर एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक है, और जितने कम होंगे इसका मतलब हमारी सॉल्यूशन उतनी ही कम एसिडिक होगी, यानी वो बेसिक की तरफ होगी। ठीक है,
तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा है उतनी सॉल्यूशन हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड है। डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H+ आयंस? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक? अब हमारे पास कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है जैसे है वाटर, तो वाटर में स्पेशल बात क्या है कि बहुत ज़्यादा तो ये आयोनाइज नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें कुछ आयंस प्रेजेंट हैं, H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस। लेकिन क्योंकि ये कम्प्लीटली तो डिसोसिएट होता नहीं है अपने आयंस में, तो ये इनका नंबर बहुत कम है। लेकिन ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि जितने इसमें हाइड्रोजन आयंस हैं उतने इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस हैं। ठीक है। एक एसिडिक सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन वो है जिसमें हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस कम हैं। और ऐसे बेसिक सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे? जिसमें हाइड्रोक्साइड आयंस ज़्यादा हैं और हाइड्रोजन आयंस कम हैं। तो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट तो हर सॉल्यूशन में है, लेकिन सॉल्यूशन एसिडिक कब है? जब उसमें हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस कम है। ऐसी सॉल्यूशन बेसिक कब है? जब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा हैं और हाइड्रोजन आयंस कम है। तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या हाइड्रोजन आयंस होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनका नंबर कम होता है। हाइड्रोक्साइड आयंस उनसे कहीं ज़्यादा होते हैं नंबर में, इसीलिए ये बेसिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। Under what soil conditions do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime or slag lime or chalk? अब हम बात करें क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड की, या स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, या कैल्शियम कार्बोनेट की। तीनों में कॉमन बात क्या है कि ये तीनों बेसिक हैं। इनकी नेचर कैसी है? बेसिक है। ये तीनों ही बेस हैं। हमारा फार्मर अपनी सॉइल में बेस डाल रहा है, तो क्यों डाल रहा होगा? इसका मतलब क्या है? उसकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो गई है किसी वजह से, एसिड रेन की वजह से या किसी और वजह से उसकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो गई है। वो क्या चाहता है? इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, इसीलिए वो अपनी सॉइल में बेस ऐड कर रहा है। तो कौन सी सॉइल कंडीशंस में फार्मर ऐड कर रहा होगा? जब उसकी सॉइल जो है वो एसिडिक होगी। ठीक है। तो पीएच के बारे में तो यही छोटा सा हमारे पास था, जो कुछ भी आज हमने पढ़ा है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे? वीडियो के नीचे जहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन होती है वहाँ आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।